नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धामी सरकार का पहला तोहफा बुजुर्गों को। बुजुर्ग दंपत्ति को 14,400 रुपए के बजाय मिलेगी 33,600 रुपए की सालाना पेंशन। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन सदन में लाया गया शोक प्रस्ताव। हरबंश कपूर को दी श्रद्धांजलि। विधायक उमेश कुमार की बड़ी पहल, सदन में उठाया बिजली कनेक्शन कटने का मुद्दा। पूर्व राज्य मंत्री के घर पर चोरों ने किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महानायक अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए पहुंचे डोईवाला के थानों, प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। रामनगर में बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ छात्रों ने फूका ऊर्जा निगम के एमडी का पुतला। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अब 1,200 रुपए प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन 1,400 रुपए प्रतिमाह मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई है उसका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धजनों के हित में ये निर्णय लिया और अब अप्रैल महीने से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का कल दूसरा दिन था। ऐसे में कल सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव लाया गया और दिवंगत विधायक हरबंश कपूर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मंत्री और विधायकों ने दिवंगत हरबंश कपूर के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि हरबंश कपूर ने हमेशा ही लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखा और उनका सौम्य व्यवहार ही था कि वो लगातार 8 बार विधायक चुने गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और 8 बार विधायक रहे हरबंश कपूर का बीते दिसंबर को निधन हो गया था। हरबंश कपूर ने 2017 में कैंट विधानसभा से चुनाव जीता था। ऐसे में कल उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया। दिवंगत विधायक हरबंश कपूर को श्रद्धांजलि दी गई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों उत्तराखंड प्रवास पर हैं। फिल्म की कई लोकेशनों पर शूटिंग चल रही है। फिल्म गुड बाय की शूटिंग ऋषिकेश के बाद कल डोईवाला में चल रही थी। प्रशंसकों को उनकी एक झलक देखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के लिए डोईवाला के थानों पहुंचे। फिल्म की शूटिंग यूनिट डोईवाला के पद्मश्री होटल के आसपास दिखाई दी। प्रशंसकों को उनकी एक झलक देखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म गुड बाय के कुछ शॉट थानों रोड पर बुइया मंदिर के पास फिल्माए जाएंगे। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए पद्मश्री होटल के बाहर प्रशंसकों की भीड़ लग गई है। वहीं बताया जा रहा है कि डोईवाला के आसपास फिल्म की 3 दिनों तक शूटिंग चलेगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खानपुर विधायक उमेश कुमार ने खानपुर क्षेत्र में गरीब जनता के थोड़े से अवशेष भुगतान पर बिजली कनेक्शन काटने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि गरीब जनता का ख्याल रखा जाएगा और उनके कनेक्शन नहीं काटेंगे। साथ ही प्रदेश के हजारों उपनल कर्मियों के मुद्दे से लेकर पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे और पत्रकार कल्याण कोष का मुद्दा उमेश कुमार ने प्रमुखता से उठाया। पत्रकार वार्ता के दौरान उमेश कुमार ने कहा कि एक तरफ हम खुद को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, वहीं गरीब जनता का यदि कभी 1000-2000 बिल अवशेष भी रह जाता है तो बिजली विभाग द्वारा सीधे उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। वहीं वर्तमान में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में गरीब परिवारों के बिजली कनेक्शन काटने से पढ़ने वाले बच्चों को भी असुविधा हो रही है। आपको बता दें कि खानपुर क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में गरीब जनता के बिजली कनेक्शन महज 2,000 रुपए अवशेष होने पर ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में विधायक उमेश कुमार ने जनता से जुड़ा ये महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के अंदर उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया कि गरीब जनता के कनेक्शन नहीं काटेंगे। आपको बता दें कि उमेश कुमार जनहित के मुद्दों को हमेशा से ही बेबाकी से उठाते रहे हैं। वहीं अब विधानसभा के सदन के अंदर भी वो प्रदेश स्तर के कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और ये जानना चाहा कि आप लगातार पत्रकार कल्याण कोष की घोषणा करके दम भरते हैं कि हम पत्रकारों की देश की सरकार है। आपने पत्रकारों के लिए कौन सी आवास नीति आज तक बनाई? विधायकों के लिए आपके पास पेंशन भी है, अधिकारियों के लिए भी पेंशन है, सबके लिए है।
आवास भी है, आवास नीति भी है। आपने पत्रकारों के लिए आज तक कौन सी आवास नीति घोषित की? गरीब व्यक्ति के लिए आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो क्या उसके लिए जरूरी है कि जमीन हो? तो क्या पत्रकारों को एक ग्राम समाज की जमीन इकट्ठी करके कहीं पर आवंटित नहीं की जा सकती ना? कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वो उपनल के कर्मचारियों का लगभग 22,500 लोगों का मामला हाईकोर्ट से जीते, हाईकोर्ट से जीतने के बाद सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, उस पर कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 3.5 साल मामला 2018 से लंबित रहा। उसमें भी जब मैंने पैरवी की और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए तब वो मैटर टेकअप हुआ। हमने उसमें एक आदेश कराया कि कोई भी उपनल कर्मचारी को अगर निकाला जाता है, जब तक फाइनल हियरिंग ना हो जाए तो आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित करें। उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही, कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। हमने पुलिस ग्रेड की बात की। राज्य में हम कहते हैं कि ऊर्जा प्रदेश है। अगर हम ऊर्जा प्रदेश हैं तो हम 12, 13, 14, 15 रुपये की पर यूनिट बिजली खरीद क्यों रहे हैं? और खरीद रहे हैं तो उसके बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रोस्टिंग बहुत हो रही है। सबसे बड़ी बात आज गरीब तबके के साथ एक परेशानी की ये हो रही है कि 2000, 1500, 2200, 2500 रुपये का बिल आने के बाद अगर वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहा तो उसकी बिजली काट दी जा रही है। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, कोविड के बाद अब 2 साल लगातार कोविड के बाद अब स्कूल खुले हैं, एग्जाम्स नहीं हैं, तो व्यक्ति कैसे काम करेगा? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव हार गई हो, लेकिन जनता ने बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 37.5% जनता ने हमारा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संघर्ष का नाम है। कांग्रेस हमेशा प्रयासरत रहती है जनता की आवाज बनने के लिए और गरीब शोषित सबकी आवाज कांग्रेस उठाती रही है। गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव खत्म होते ही कीमतों में बढ़ोतरी और कमर तोड़ महंगाई की जा रही है, चुनाव जीतने के बाद जनता को किसी और सौगात की अपेक्षा थी, लेकिन तोहफे में मिली तो महंगाई। अभी आप देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी नहीं हुआ है, नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं हुआ है और 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के अध्यक्षों से माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और उसके बाद पूरी तरह से संगठन का एक तरह से ढांचागत उसमें कार्रवाई की जा रही है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं मंथन में देरी लग रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शीघ्र मिल जाएंगे। आप उस चीज़ की फिक्र बिल्कुल मत करिए और संविधान में इस बात की इजाज़त है कि सत्र अगर विपक्ष मौजूद है तो ज़रूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन सत्र के दौरान चाहिए ही चाहिए। ऐसे में हमारे 19 विधायक जीत कर आए हैं और वो मुख्य विपक्षी दल की अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। 19 के 19 जो हैं सरकार को उनकी गलत नीतियों पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर गरज रहे हैं। दिल्ली से मानीला जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस पर गाजियाबाद के डासना टोल टैक्स पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया, जिसमें बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई है। वहीं लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि बस में बैठे सभी यात्रियों की जान को जोखिम में डालने वाले सभी अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द घटना का संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए। विकासखंड मुंसियारी के मतकोट क्षेत्र में फहुआ बगड़ गौरी नदी के समीप 3 जानवरों के फंसे होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा मुंसियारी तहसील प्रशासन को दी गई, जिसमें उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए इसकी सूचना QRT टीम मुंसियारी को दी गई, जिसमें आपदा प्रबंधन पिथौरागढ़, आपदा राहत और बचाव दल टीम मुंसियारी ने स्थानीय लोगों की मदद से 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी के सहारे रेस्क्यू कर जानवरों को सकुशल निकाला। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आपदा प्रबंधन टीम का आभार जताया। पौड़ी जिला पंचायत हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहता है। वहीं इस वर्ष बजट को लेकर फिर पौड़ी की जिला पंचायत चर्चा में है। एक वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अगले वित्त वर्ष के लिए बजट की प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल के बजट की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी इसे घोर लापरवाही मानती है। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी का कहना है कि जिला पंचायत का बजट प्रस्तुत करने में लापरवाही हुई है, इससे विकास कार्यों में रुकावटें आएंगी। वहीं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तेज सिंह का कहना है कि बजट प्रस्तुत करने में निश्चित रूप से विलंब हुआ है, बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष का अनुमानित बजट 44 करोड़ 33 लाख का था। निर्धारित अवधि तक जिला पंचायत में बजट प्रस्तुत न किए जाने के कारण अब यहाँ बजट के लिए शासन से स्वीकृति लेनी होगी। बजट की एक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर बजट पारित किया जाता है।
और हमारे ज़िले में बजट को लेकर बहुत लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई है। और इसी के चलते मैंने एमए को निर्देशित किया है कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई करें, और जिससे हमारे विकास कार्यों में भी रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है। पिछले वर्ष का जो 21-22 का अनुमानित बजट था वो लगभग 44 करोड़ 31 लाख के आसपास था हमारा, और इस साल भी हमारा बजट अब तैयार हो रहा है। ये जल्द ही जो है हम लोग बैठक बुलाएंगे और उसे पास कराएंगे। थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से बजट में थोड़ा लेट हुआ है। अब 3 दिन का चूँकि विधानसभा सत्र है, इस वजह से वो हो गया। अभी जल्दी ही हम लोग बैठक बुला रहे हैं उसकी, बजट की, और पास कराएंगे उसे। नहीं, बजट तो हमारा प्रोसेस शुरू हो रखी है, सभी हमने अनुभागों से ले लिया है, वो लगभग तैयार होने वाला है 1-2 दिन में वो। और इसके बाद जो है हम लोग बैठक उसमें रखेंगे जिला पंचायत के बोर्ड में। इस वर्ष का कितने करोड़ का बजट जा रहा है आपका? अभी तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन जो पिछले वर्ष का था उससे थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा बजट। अभी तक तो चूँकि 31 मार्च तक का तो बजट पास ही था, अब 1 अप्रैल से हमारा बजट जो है नए वर्ष का पास हो जाएगा। उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में बजट पास करा लेंगे ये, लेकिन हम आजकल आधुनिक युग है कि जल्दी 1 हफ्ते का टाइम देकर उन्हें बुला लेंगे। तो जो शासनादेश का विधान है उसको सुपरसीड कर दिया जाएगा? नहीं, वैसे तो जो टाइम है 15 दिन का है, लेकिन चूँकि बजट का है, ज़रूरी चीज़ें पास करानी है, उसमें थोड़ा कम भी टाइम दे सकते हैं हम लोग बुलाने के लिए। रामनगर में पिछले लंबे समय से बिजली की हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ कल छात्रों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ऊर्जा निगम के एमडी का पुतला दहन किया। एनएसयूआई के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में एकत्रित छात्रों ने पुतला दहन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेता सुमित लोहनी ने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती के कारण वर्तमान में चल रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं को जहां एक और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नगर के कई इलाकों की पेयजल आपूर्ति भी चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि रामनगर में शीघ्र इस कटौती को बंद करने के साथ ही रामनगर क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से शहर में घोषित किया जाए। मांग पूरी न होने पर छात्रों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ये पुतला विद्युत विभाग की जो कमजोरी है उसके खिलाफ में हमने फूंका है। आपको पता है बीते कई दिनों से रामनगर शहर में हर घंटा हर दिन रोजाना कटौती करी जा रही है और दिन प्रतिदिन कटौती का दर स्तर बढ़ते जा रहा है। और आप देख सकते हैं रामनगर एक पर्यटन नगरी है। इस पर्यटन नगरी को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने छोटा टाउन घोषित कर दिया है, जो कि बहुत एक शर्मसार करने वाली घोषणा है। तो उसके खिलाफ आज हमने विद्युत विभाग का पुतला दहन कराया और जो विद्युत विभाग उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एमडी हैं देहरादून में जो बैठते हैं, उनका पुतला दहन यहाँ पर हमने स्वयं पुतला दहन करके उनको चेताया है कि जल्द से जल्द रामनगर को छोटा टाउन हटाकर स्मार्ट सिटी में घोषित करा जाए। और वो क्यों करा जाए, क्योंकि ये एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर देश विदेश के नागरिकों का आना होता है। और इस नगरी को अगर छोटा टाउन घोषित कर देंगे तो क्या इस रामनगर नगरी का विकास होगा। तो इसलिए हमने आज विद्युत विभाग का पुतला फूंका है। बीते कुछ दिन पहले हमने विद्युत विभाग में तालाबंदी भी करी थी कि पावर रोस्टिंग नहीं करी जाए और बिजली कटौती नहीं करी जाए। यदि भविष्य में फिर भी ऐसी होता है तो उग्र आंदोलन फिर से करेंगे और विद्युत विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के बैनर तले हमने एक कार्य कराया और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा छात्र हितों के लिए, हमेशा छात्रों के लिए, आपको पता है बोर्ड के परीक्षा भी अब यहाँ पर चालू हो गए, तो उन विद्यार्थियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने कार्रवाई करी है। कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल आउटसोर्सिंग के माध्यम से 58 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 2 वर्षों तक लगातार कोविड महामारी में अपनी सेवाएं देने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियां जेट सिक्योरिटी द्वारा कर्मचारियों को कहा गया है कि अपनी सेवाएं कल यानी 31 मार्च तक ही हैं। आदेश को लेकर जहां कर्मचारियों में अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, अस्पताल के अंतर्गत संविदा नियुक्त कर्मचारियों ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन कर धरना किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से उनका कार्यकाल नियमित करने की मांग की है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें कोरोना काल में अस्पताल की स्वस्थ 30 सितंबर 2021 के शासनादेश में कोविड-19 के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की संविदा अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब उनके कार्य की अनदेखी करते हुए उनकी आज 31 मार्च को सेवा समाप्त की जा रही है। ऐसे में रोजगार और जीविका चलाने का संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने बेस अस्पताल के पीएस, सीएमओ और जिलाधिकारी पौड़ी से उनका कार्यकाल जारी रखने की मांग की है। हमारी मांगे ये हैं कि हमें एनएचएम कोविड के द्वारा रखा गया था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब कोविड में नहीं, मतलब एनएचएम में समायोजित किया जाए।
और कोविड के दौरान हमने अपना घर नहीं देखा, अपना छोटा बच्चा नहीं देखा मैंने। मेरे को मतलब काफ़ी स्थितियाँ देखनी पड़ी अपने घर में भी। यहाँ पेशेंट भी ऐसे थे, डिस्ट्रीब्यूट आते थे जिनका कोई भी नहीं था, उनके डायपर तक मेरे को खुद चेंज करना पड़ता था। और लगातार किया मैंने ये काम। और घर जाके मैं अंदर भी नहीं जाती थी अपने बच्चे के पास। गाय की छन्नी में ही मुझे इतनी ठंड में मतलब दर्री बिछा के मैं वहीं सोती थी और फिर ड्यूटी आती थी। अपना दिन रात मतलब कुछ भी नहीं देखा, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा। बॉटल भी चढ़ती थी मुझ पे यहाँ पे, फिर भी मैंने अपने कैनुल लगा करके भी बॉटल भी चढ़ाई। उसके बाद भी पेशेंट को देखने जाते थे, अपने हाथों से खाना खिलाया हमने। तो आपकी बात बोलना है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप कंपनी ने क्या किया आपके साथ? क्या हमें लेटर मिला, हमें वो किया गया है कि 31 तारीख को तुम यहाँ से जाओ, कोविड ख़त्म हो गया है। तो हम बजट नहीं है, 3 महीने से हमें सैलरी भी नहीं मिली है सर। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी नेगी। किस पद पे थे आप? मैं वार्ड आया हूँ यहाँ पर। हमारी मांगे हैं कि जब हम रखे गए थे हमने निस्वार्थ सेवाएं की थी। निस्वार्थ सेवा को हमें प्रतिफल चाहिए। उसके प्रतिफल में हमको चाहिए कि हमको आप नियमित न करके हमें संविदा में NHM में समायोजित कर दें, जिससे कि हमारा परिवार भी चल सके। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनका परिवार इसी के कारण चल रहा था, लेकिन अब उनके पास आर्थिक संकट आ गया है कि वो अपना परिवार भी नहीं चला सकते हैं। तो जिस कारण से हमें चाहिए कि हमको भी कहीं समायोजित करके हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें आर्थिक स्थिति हमारी सही करें। तो आपने किससे बात की? NHM में उन्होंने क्या बोला? खुद पत्राचार किया? पत्राचार भी किया है हमने। SDM तक अपनी बात पहुंचा दी है। SDM के द्वारा DM तक बात चली जाए। उसके बाद हमने CMS को भी अपनी बातें पहुंचा दी हैं। CMO तक हमने बात पहुंचा दी है। हमें आश्वासन भी अभी तक नहीं मिला है कि किस प्रकार से आप सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमें इसका भी कोई प्रतिफल अभी तक नहीं मिला है। कोई हमें आश्वासन दिया जाए कि आपको आर्थिक रूप से आपकी स्थिति सही हो जाएगी, या फिर आपका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, या फिर आपको NHM में रखा जाएगा। संविदा में हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम अपना आंदोलन आगे भी चलाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु जुयाल। मैं फार्मासिस्ट के तौर पर यहाँ पे नियुक्त हूँ। कारडुंगी में बुधवार को SDM रेखा कोहली और नगर पंचायत EO प्रतिभा कोहली के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ कारडुंगी मुख्य बाजार और मुख्य बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाया गया। SDM रेखा कोहली और EO प्रतिभा कोहली ने नगर के रोड किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को हटाया। इसके बाद मुख्य बस स्टैंड मुख्य बाजार में सड़कों पर रेता बजरी फैलाने वालों का मार्ग निर्धारण किया गया। टीम ने सड़क पर सामान फैला कर रखने वाले कुछ दुकानदारों का नकद चालान कर नगद शुल्क वसूले। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कुछ व्यापारियों ने खुद ही सामान हटा दिया। कार्रवाई के दौरान सड़कों में रखे अवैध सामान को भी नगर पंचायत द्वारा जब्त कर लिया गया। इस दौरान SDM रेखा कोहली ने अतिक्रमण करने वालों और सड़क पर सामान फैलाने वाले व्यापारियों का नगद चालान कर व्यापारियों को सख्त हिदायत दी। आज कालाडूंगी बाजार में हमने अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चलाया गया है, इसके तहत जो आइडेंटिफाई एरिया है, जो वेंडर जोन है, उसके बाहर जिसने भी अतिक्रमण किया है उसको हमने हटा के उसके जो निर्धारित जोन है वहाँ लगाने के लिए कहा गया है। और जिसके भी जो सीढ़ियाँ हैं और जो ऊपर से आप जिसने भी अतिरिक्त जो झाँप लगाई है या कुछ अम्ब्रेलाज लगाई हैं, उनको भी हटाने का कार्रवाई लगातार करी जाएगी हमारे द्वारा। फिर भी नहीं माने तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इनको हटाया जाएगा। अगर इनको पहले वार्निंग दे दी गई है, अगर वार्निंग देने के बाद ये लोग खुद नहीं हटाते तो उसके बाद फिर इनके साथ सख्ती से आगे कार्रवाई की जाएगी। मथुरा महामेला की शुरुआत कल दिनेशपुर में हो गई है। हरि मंदिर परिसर में 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन महावारुणी स्नान के दौरान लगभग 1 लाख लोगों ने कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मेले में लाखों लोगों के जुटने के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं। आपको बता दें कि मथुरा मिशन के संस्थापक ठाकुर हरिचांद के 210वें जन्मोत्सव और महावारुणी स्नान के पर्व पर कल से दिनेशपुर में मथुरा महामेला शुरू हो गया है। मेला शुरू होने से पहले ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच महिलाओं ने मंदिर परिसर में स्थित कामना सागर की सख्त परिक्रमा के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। मेले के पहले दिन लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने कामना सागर में डुबकी लगाई। इसी दिन पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचांद ठाकुर ने जन्म लिया था, मधु कृष्ण त्रयोदशी के दिन। तो इसी दिन को सारे मथुरा भक्त सभी संप्रदाय शुभ मानते हैं। ठाकुर जी के जन्मदिन के केंद्र करके सारे कामना सागर में डुबकी लगाते हैं। पूरा भारतवर्ष से भक्तगण आते हैं एवं पूरा भारतवर्ष बहिर्विश्व इस दिन पालन हो रहा है। तो जो भी आते हैं यहाँ पे जो कामना करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ पे
उसमें जो भेदभाव कुछ नहीं है। मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत अनियोजित तरीके से किए जा रहे कार्यों का मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर व्यापारियों ने जल निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर व्यापारियों ने जल निगम के अधिकारियों के पेयजल लाइनें डालने को लेकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अव्यवस्थित मॉल रोड के कारण उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल निगम के अधिकारी अपनी मनमानी कर अनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटक के मॉल रोड को देखकर वो नाराज हैं, लेकिन इस और न तो स्थानीय प्रशासन और न ही जल निगम के अधिकारी ध्यान देने को तैयार हैं। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पालिका द्वारा जनता के हित के लिए कार्य नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने में समय नहीं लगेगा। पास ये सब चीज़ें आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहूँगा कि देर में नहीं आए, हम जाके बहुत देर से हैं। हमने पहले जल निगम के अधिकारियों से काफ़ी समय से वार्ता के स्तर पे हमने उनसे बात करी। पिछले 3 हफ्ते से लगातार हम उनके संपर्क में हैं। अथक प्रयास उनसे करे जा रहे हैं कि किसी तरह वो रोड बनाएं और शहर को अस्त व्यस्त ना करें। जब बिल्कुल मजबूर हो गए, जब हमने देखा, यहाँ तक कि हमें ये समझ लीजिए आपकी पानी भी ट्रेडर एसोसिएशन को संस्था जो मात्र 100 रुपये साल की एक फीस लेती है, वो पानी भी हमने जो है अपने पल्ले से डलवाया। जब बिल्कुल हमें लगा कि अब जल निगम के अधिकारी मानने नहीं वाले हैं और ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, तब हमने ये निर्णय लिया। और आपका ये कहना गलत है कि हम देर से आए हैं। हम पिछले 3 हफ्ते से लगातार इनके संपर्क में हैं। हम सोच रहे थे कि विकास का कार्य है, चलिए किसी तरह निपट जाए, लेकिन जब हमने देखा अब सीजन सर पे है और ये मानने वाले नहीं हैं, तो हमारे पास सांकेतिक धरना देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने सांकेतिक धरना दिया। हल्द्वानी में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में धरना दिया। गाने बाजे के साथ अपनी मांगों को रखा और धूप में अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ बैठ न्याय की मांग की और जमकर सरकार को कोसा। दरअसल मामला इंटराक मजदूर संगठन ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों से भी जुड़ा है, जो सरकार की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थापित कंपनियां युवाओं को बीच राह में बेरोजगार करने में आमादा है। वही इंटराक कंपनी प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर कंपनी में तालाबंदी कर करीब 500 स्थायी मजदूरों समेत करीब 1000 कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया है, जिससे कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इंटराक कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के रातों रात एम्बुलेंस के माध्यम से मशीनों को अनियंत्रित शिफ्ट कर दिया गया। ये सब शासन प्रशासन की मिलीभगत है। कर्मचारियों का कहना है कि न तो श्रम आयुक्त कुछ कर रहे हैं और न ही शासन इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल और सड़कों पर बैठने के बाध्य हो जाएंगे। सर यही है ताला, वही हमारे हस्बैंड लोगों को सुबह 5 बजे हमारे हस्बैंड लोग घर से खाना पीना वो करके पैक करके या वहीं कैंटीन में खाने के लिए वहाँ मतलब कंपनी में काम करने के लिए गए, मगर वहाँ पहुँच के 5:30 बजे ये होता है कि कंपनी गेट बंद है, आप लोगों को अंदर एंट्री नहीं है, आप लोग बाहर बैठिए। ये इंटराक मजदूर संगठन के लिए ये ऑर्डर होता है वहाँ के मैनेजमेंट का कि आप बाहर बैठिए। और हमारे हस्बैंड पिछले साल जैसे लॉकडाउन में पूरे सारा हिंदुस्तान की सरकार ये कह रही थी कि विदेश में जो हमारा नागरिक फंसा है उसको अंदर लाओ, मतलब अपने इंडिया पहुंचाओ या उसको उसके घर सुरक्षित पहुंचाओ, मगर हमारी कंपनी ने हमारे लिए क्या करा, 195 या 94 मेरे को याद नहीं है, 195 या 94 लोगों का ट्रांसफ़र चेन्नई करा। जिस टाइम सब लोग मतलब सारी कंपनियां वो उनको घर बैठ के वो कर रही थी, मगर हमारी कंपनी ने ये करा कि हमारा ट्रांसफ़र चेन्नई करा, 194 मजदूरों का ट्रांसफ़र चेन्नई भेज दिया गया। जिस टाइम हमको एक्चुअल में नीड थी कि हाँ हमारी कंपनी, अदर कंपनियों ने घर बैठे सैलरी दी, मगर हमारी कंपनी ने ट्रांसफ़र करा चेन्नई। ये और उसके बाद तब से धरना प्रदर्शन चालू, आए दिन कभी रुद्रपुर के श्रम भवन में, कभी कंपनी गेट, कभी मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हर जगह पे, मगर मजदूरों की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। 16 तारीख से हमारा गेट बंदी का ऑर्डर है, अभी तक ना वहाँ कोई वार्ता की गई है, ना कुछ। सुबह से जा रहे हैं, शाम को घर थके आ रहे, घर आ रहे हैं, मगर ना आज कुछ, मगर हम भी आस लगाए बैठे हैं घर में कि आज कुछ हुआ कंपनी में, आज कुछ ना। जी रोज़ एक ही आंसर रहता है कि ना आज भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग पूंजीपतियों के गुलाम हैं, सब लोग पूंजीपतियों की आवाज़ सुनते हैं, मजदूर की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। मजदूरों को बस दर दर की ठोकरें खा के धूप में सहना है, अभी भी है। कौन सा छाया में बैठे हैं, कौन सा धूप में बैठेंगे, जिंदाबाद जिंदा। अभी आपने देखा यहाँ से पदाधिकारीगण आए, जो सम्मानित पदाधिकारीगण हैं या जो भी हैं यहाँ पे आए, वो हमारा ज्ञापन पकड़ने तक
तैयार नहीं है, ऐसे भाग रहे। अगर इन्होंने अपने एजुकेशन के बल पे ये उस पद पे पहुंचे हैं तो ये क्यों डर रहे हैं पूंजीपतियों से? इनको किस बात का डर है? ये अपनी एजुकेशन से अपने थ्रू अपने पदों पे पहुंचे हैं तो ये पूंजीपतियों से क्यों डर रहे हैं? कम से कम जो इनका काम है वो तो करें, श्रमिकों की आवाज़ तो सुने। ये श्रम भवन किस नाम का श्रम भवन? नहीं कहना चाहिए इसको श्रम भवन, पूंजीपति भवन करके लिखना चाहिए। श्रम भवन लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे। अगर श्रमिकों की आवाज़ नहीं सुनी जाए तो किस बात का श्रम भवन? हम घर से आ रहे हैं कि श्रम भवन है, श्रम भवन हमको नहीं लगता ये, हाँ कि हमने देखा कि हमें नहीं लगता ये श्रम भवन है, ये पूंजीपतियों का भवन है, ये पूंजीपतियों का भवन है। पूंजीपति शासन प्रशासन ये श्रम भवन ये सबको हम चेतना चाहते हैं कि हम घरेलू महिला है और हम आज इसीलिए सड़क पर बैठे हैं कि हमारे बच्चों के ज़िंदगी के सवाल है, हमारे बच्चों के जिंदगी क्या कहते हैं उनके पेट के सवाल है। अब इन्हीं लोगों की वजह से हम सड़कों में बैठे। अगर ये लोग हमारा सुनवाई नहीं करते हैं, अगर ये लोग चाहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही सड़कों में बैठेंगे और अपना आप उठ के चले जाएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ेंगे। हम अपने बच्चों को ऐसे सड़क पर बिठाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए। पिछले 3 सालों से हमारा बनोस के ना हमारी जो सैलरी का जो होता है बढ़ोतरी में उसमें कुछ किसी चीज़ में सुनवाई ही नहीं हो रही है। खाली विज्ञापन दिए जा रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई होती नहीं है। और ये श्रम भवन ये कहा जाता है कि श्रमिकों के लिए है, मतलब श्रम भवन ये होता है कि मजदूरों के लिए होता है कि उसके लिए सुनवाई होती है, मगर यहाँ कुछ नहीं होता है। और हम इन लोग यही अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारे बच्चों का भविष्य के सवाल है। अब हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। अब सरकार कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, जब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर हम कैसे पढ़ाएं सर आप बताइए? जब हमारे पास कुछ ऐसे शासन नहीं हो, साधन नहीं होगा कि हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनके वो करें कि ये ज़रूरी नहीं कि मजदूर के बेटा मजदूर ही बने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ करें, देश के नाम रोशन करें, हमारे क्या इंडिया के नाम रोशन करें, विदेश भी जाए और हमारे इंडिया के नाम रोशन करे, क्योंकि हमारे मजदूर के बेटे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी तरह रोड पे सड़क पे हमेशा बैठे। सर ये गलत है। हम इस आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि सर हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हम मजदूर हैं, हम गरीब हैं। हमारी को अगर सुनवाई नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे सर? हम भी इंडिया में रहते हैं और हम भी इंडियन हैं। ये इंटार के जो हमारी किच्छा और रुद्रपुर में जिनका प्लांट है उसके श्रमिक लोग हमारे वहाँ आए थे। इनकी कुछ मांगें हैं कि जो इनका प्रबंधन है उसके द्वारा इनके कई 2 साल लगभग कुछ समय पहले यूनियन के नेताओं को हटा दिया, उनको बहाल करने की। इसके अलावा जो मुख्य मांग इनकी है कि जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ काम हो रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए। इनके बोनस के कुछ इश्यू हैं उनको दूर किया जाए और विधान परिवर्तन संबंधी कुछ जो हमारे विभाग से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें हमारे कई स्तरों पर जो कार्रवाई होती है, DLC लेवल पे, ALC लेवल पे, उस संबंध में हमारे वहाँ से निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन पर कार्रवाई कर ली जाए। क्योंकि कुछ बीच में इनसे लगातार वार्ताएं भी चल रही है मजदूरों और जो संबंधित हमारा प्रबंधन है इंटार का, उसकी कई दौर की वार्ताएं चली हैं। तो वार्ताओं में कभी सहमत बनती है, कभी नहीं भी बन रही है। तो उसी बीच इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्रबंधन ने है वो तालाबंदी की है इस बीच, तो उसको लेके भी उन पर आक्रोश है। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा, हमारे जो ALC और हमारे श्रम परिवर्तन अधिकारी वहाँ होते हैं, उनके द्वारा जो विधिक रूप से पोजीशन है, जो कार्रवाई है वार्ता के द्वारा या नोटिस के माध्यम से, उसको हम अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ ही समापन हो गया है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता 7 ग्रुप के बीच में कराई गई, जिसमें केल गंगा ग्रुप, पिंटर गंगा, धौली गंगा ग्रुप, बिरही गंगा ग्रुप, बाल गंगा, दूध गंगा ग्रुपों के बीच आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल के रूप में भोला दत्त सती, डॉक्टर JP नौटियाल, अतुल बर्थवाल ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत महाविद्यालय मंडल के प्रधानाचार्य JP सेमवाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसे हमें बचाने की आवश्यकता है। मुख्य निर्णायक मंडल के रूप में डॉक्टर JP नौटियाल ने छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सर्वांगीण विकास करना बताया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।